देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज हो सकती है कई आईएफएस अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग। 3 नए आईएफएस को मिलेगी पोस्टिंग। राजाजी के डायरेक्टर पद पर भी तैनाती की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आईएफएस कोको रोसो को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। टॉप लेवल के पदों पर भी बदलाव हो सकता है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जिनको आज ट्रांसफर और पोस्टिंग मिल सकती है, आईएफएस कोको रोसो को डायरेक्टर बनाया जा सकता है। 3 नए आईएफएस को भी यहां पर आज पोस्टिंग मिलेगी। आज ट्रांसफर की जो पूरी लिस्ट है वो सामने आ सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं आईएफएस अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी हुई। तो राजाजी के डायरेक्टर पद पर भी तैनाती होगी और माना जा रहा है कि आईएफएस कोको रोसो को डायरेक्टर बनाया जा सकता है और आज पूरी की पूरी ट्रांसफर लिस्ट है वो जारी हो सकती है। चमोली बद्रीनाथ धाम में वसुधारा ट्रैक पर 2 लोगों के फंसने की सूचना मिली है। एसडीआरएफ की टीम पहुंची, दोनों का रेस्क्यू किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले दोनों यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के साथ वसुधारा घूमने गए थे, जहां पर वो रास्ते में फंस गए और सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ ने मौके पर जाकर दोनों यात्रियों का रेस्क्यू किया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भविष्य में लगातार खतरे के मुहाने पर पहुंच गया है। दोनों धामों में नदी का तल हर साल बढ़ रहा है। इस बार की आपदा से दोनों धामों में नुकसान पहुंचा है। दोनों धामों के पुरोहित जल्द ही सुरक्षा कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। हर साल नदी में बहकर आ रहे गाद की वजह से नदी का तल बढ़ता जा रहा है, उठता जा रहा है और भविष्य में दोनों ही धामों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। नदी के तल का उठना डेंजरस हो सकता है, भविष्य के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है कि दोनों ही धामों के लिए। चलिए सीधा रुक करते हैं। बलबीर परमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलबीर, भविष्य में दोनों धामों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि नदी का तल भी लगातार उठता जा रहा है और क्या क्या समस्याएं इस इलाके में आ रही है, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, इस बार की जब बरसात हुई तो दोनों ही धामों में नुकसान देखने को मिला, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो नदी का जो तल है, गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का तल जिस तरह से उठा हुआ है, जब भी बारिश होती है या तेज जल स्तर बढ़ता है तो जो नदी है सीधे घाटों को नुकसान पहुंचाती है और जो भवन है, जो मंदिर है गंगोत्री धाम किनारे, वो वहां तक जो जल है घुसता है और काफी नुकसान पहुंचाया है। इस बार भी काफी नुकसान पहुंचाया है, पूरी तरह से घाट को नुकसान पहुंचाया। यही हाल यमुनोत्री धाम में भी देखने को मिले। जब नदी का जल स्तर बढ़ा तो यमुनोत्री मंदिर तक को खतरा बन गया था और अब जिस तरह से भारी बरसात के बाद जिस तरह से तल उठ गया है, अगर इसको समय रहते खाली नहीं कराया गया तो कहीं न कहीं भविष्य पे चिंता है, जिसको लेकर लगातार पुरोहित चिंतित नजर आ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य सही समय पे शुरू कराया जाए, ताकि जब अगला सीजन शुरू हो और बरसात से पहले धाम को सुरक्षित रखा जाए। ये महत्वपूर्ण मांग है। हालांकि जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी जो उत्तरकाशी में है, उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं दोनों धामों की और दोनों धामों के दौरे भी उन्होंने किए हैं और उनका कहना है कि जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है, शासन को एस्टीमेट भेज दिए गए हैं। जैसे ही बजट मिलता है तो काम शुरू कराया जाएगा। पर पुरोहितों की चिंता यह है कि कपाट बंद होने के बाद जो ऊपरी दोनों क्षेत्र है, ठंड बढ़ जाती है, काम नहीं हो पाते हैं, तो काम मार्च में शुरू होते तो जो पुरोहित है वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बजट स्वीकृत हो, जल्द से जल्द कार्य शुरू कराया जाए, ताकि जो अगला सीजन आएगा जो बरसात से पहले कार्य हो जाए, ताकि जो गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, उसको सुरक्षित रखा जा सके। यही महत्वपूर्ण मांग है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों धाम 4 धाम पड़ाव के दोनों धाम मुख्य धाम है और जिस तरह से नदी का तल बढ़ रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड कल पूरे दिन बंद रही और स्वाला के पास भी भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते बॉर्डर का अहम हाईवे कल दिन भर बंद रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री यहां पर फंसे रहे।
हाईवे को खोलने में एनएच की टीम लगी हुई है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद कुछ समय के लिए सिर्फ छोटे वाहनों के लिए रोड को खोला गया है। डीएम चंपावत ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इतना ही नहीं, सोमवार को भी शाम के 4 बजे तक सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही बंद की गई है। सोमवार की स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। बीते हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड जारी है, जिसके चलते चंपावत पिथौरागढ़ जिले की आवाजाही बाधित है। 3 दिन तक हैवी ट्रैफिक का यहाँ से जो है आवागमन संभव नहीं हो पाएगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध किया, अपील भी करना चाहूँगा कि जो हैवी ट्रैफिक है वो हम लोग टनकपुर और चंपावत के बीच में 3 दिन तक हम पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखेंगे। और लाइट ट्रैफिक वालों से भी अनुरोध है कि हम पूरा सहयोग करें एनएच वालों के लिए, और जब एनएच हमें क्लियरेंस दे लाइट ट्रैफिक के लायक तभी वो मूवमेंट करेंगे। कल 4 बजे तक शाम को ये मूवमेंट बाधित रहेगा। रुड़की के पाडली गुज्जर गांव में एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में आयोजित हो रखे उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में जीतने वाली यूएसएन इंडियन टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों और टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री बच्चों से भी यहां पर मिले। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। करीब 1.5 महीने के बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ये वही वक्त होगा जब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का भी बिगुल बज चुका होगा। ऐसे में 9 नवंबर से पहले सरकार 2 महत्वपूर्ण फैसलों को अमली जामा पहना सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की छाया में इस बार राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को कुछ खास रहने वाला है। 9 नवंबर से पहले राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कई मंचों पर इसकी घोषणा कर चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड जब अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका होगा। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लंबे वक्त से मांग उठती रही है। इन दिनों भू कानून के अध्ययन के लिए बनाई गई सुभाष कुमार कमेटी की सिफारिशों और इन सिफारिशों के परीक्षण के लिए गठित मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि सरकार 9 नवंबर से पहले भूमि सुधार कानून पर भी मुहर लगा सकती है। भू कानून की बात है, सुभाष कुमार समिति बनी थी। सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट सरकार में आ गई है। उस पर पूरी तरह से गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है और सरकार का यही प्रयास है कि इस राज्य में का जो डेमोग्राफिकल जो चेंज हो रहा है उसको किस तरह रोका जाए, इसके लिए भू कानून को खंड पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही है कि अक्टूबर तक हम उत्तराखंड वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और इसी के साथ में भू कानून के संबंध में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उसकी सिफारिशें भी प्राप्त होने वाली हैं और उत्तराखंड की जनता भी इस बात की मांग कर रही है कि उत्तराखंड में एक कठोर कड़ा भू कानून यहाँ पर बनना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये दोनों फैसले उत्तराखंड के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे ही, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सरकार और बीजेपी के लिए भी सियासी तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भूमि सुधार कानून को धामी सरकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
रविवार को हरिद्वार के कनखल में संतों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही संतों ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। अखिलेश यादव की संतों पर की गई टिप्पणी से साधु संत काफी नाराज नजर आए। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के ओसला गांव में ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर पैदल डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं भालू के हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और जिन्ना को जाने वाले पर्यटक रविवार को सुबह तब रोमांचित हो उठे जब एक तस्कर हाथी बीच रोड में जा खड़ा हुआ। ये नज़ारा कॉर्बेट के ढेला और जिन्ना गेट के पास हुआ, जहां पर गजराज ने सुबह ही रोड पर दस्तक दे दी। इस दौरान कुछ देर के लिए पर्यटक सांस रोके ये नज़ारा देखते रहे। ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में एक घर में कोबरा सांप के आने से लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि कोबरा बिल के अंदर था। वहीं घर के अंदर कोबरा दिखने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। बरसाती सीजन और उमस भरी गर्मी में सांप दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में गुलदार के हमलों से लोग परेशान हैं। उनकी ये परेशानी अब ठंड के सीजन में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ठंड के सीजन में जंगली जानवर और खासतौर पर गुलदार के हमलों में तेजी आ जाती है। वन विभाग लोगों से अपील कर रहा है लगातार। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पौड़ी जिले के द्वारी खाल में 21 सितंबर को गुलदार 6 साल के कार्तिक को उठा ले गया। परिजनों के शोरगुल करने पर कार्तिक को गंभीर हालत में बचा लिया गया। तो इधर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में गुलदार के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। गुलदार के हमले उत्तराखंड में आम हैं, लेकिन अब मॉनसून के बाद शीतकाल में ये हमले और तेज हो जाते हैं। पिछले कई सालों का ट्रेंड भी इसे साबित करता है। जानकार कहते हैं, ठंड में दिन का वक्त कम हो जाता है, रातें लंबी हो जाती हैं। कोहरा ज्यादा होने से इंसान और जानवर का कई बार आमने सामने टकराव हो जाता है। ठंड का समय गुलदार समेत कई जानवरों का मेटिंग सीजन होता है। मेटिंग सीजन में जानवर अक्सर जोड़ों में नजर आ जाते हैं। दूसरा, इस दौरान उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। जानवर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इस वर्ष जनवरी फरवरी में एक बढ़ोतरी देखी गई थी, तो इस तरह के मौसम की जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर भी हम अपनी तैयारी समय रहते करते हैं, जिससे ऐसी किसी घटना को रोका जा सके। ठंड का सीजन अब दस्तक देने लगा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सभी डिवीजनों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से भी विशेष अपील की जा रही है। अपने आसपास सामान्य सावधानियां बरतेंगे, घरों के आसपास सफाई रखेंगे, रोशनी रखेंगे, चाहे वो सोलर लाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो, स्वच्छता रखेंगे, कूड़े का निस्तारण इस प्रकार से करेंगे ताकि जंगली जानवर वहां पर आकर्षित ना हो, और जंगल में अनावश्यक नहीं जाएंगे। गुलदार ही नहीं, सर्दियों में भालू भी बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि हाइबरनेशन में जाने से पहले भालू भोजन की तलाश में भटकता है। पिछले 3 सालों में गुलदार के हमलों में 63 लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर घटनाएं ठंड के सीजन में हुई हैं। इस साल भी अभी तक गुलदार 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
पहाड़ में मौसम साफ होते ही सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है और चमोली में भारत के प्रथम गांव माणा में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं भारत के प्रथम गांव माणा आने पर पर्यटकों का कहना है कि मौसम शानदार है और रास्ते भी खुले हुए हैं। बद्रीनाथ से हम दर्शन करके अभी माना गांव आए। माना गांव भी बहुत अच्छा है, भारत का पहला गांव है और पहले हिंदुस्तान के पहले चाय के दुकान में चाय पीने का आनंद बहुत अच्छा मिला। पहाड़ में मौसम साफ होते ही अब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की एक यात्रा फिर से जोर पकड़ने लगी है और इस महीने अभी तक इन दोनों धाम में 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले सालों की यात्रा की तुलना में इस बार यमुनोत्री गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस साल अब तक यमुनोत्री धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है और गंगोत्री धाम में भी अभी तक 6,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। नैनीताल की नैनी झील में कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इन खेलों का नैनीताल में शुभारंभ हुआ। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता समेत कई अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। वहीं विधायक नैनीताल ने अन्य झीलों में भी खेल आयोजन की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, माननीय मंत्री जी का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, तो इसी तरह हमारा याकिंग भी यहाँ पे है नैनीताल में। मैं चाहूँगी कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए जिससे कि नैनी झील का गौरव बढ़े। रविवार को देहरादून के महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। सचिवालय क्रिकेट क्लब ने अंतर विभागीय टूर्नामेंट कराया जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में 41 अलग अलग विभागों की टीमें मैदान में हैं, जिसमें पहली बार 9 महिला क्रिकेट टीमें मौजूद हैं। वहीं उद्घाटन समारोह में पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिंदगी में खेल बहुत जरूरी है, जिससे एक अच्छा वातावरण बना रहता है। साथ ही क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अनिल जोशी का कहना है कि साल 2012 से सचिवालय संघ इस तरीके के खेलों का आयोजन करवाता है जिसमें विभागों से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी जमकर प्रतिभा करते हैं। खेल से आदमी के अंदर एक झील पैदा होती है आगे बढ़ने की। खेल आदमी को अनुशासित बनाता है और ये उन लोगों का टूर्नामेंट है जो लोग प्रदेश की भाग्य रेखा को बनाने वाले लोग हैं। अब हंसते हंसते छुड़ाएं बुरी आदतें और तनाव को कहें बाय बाय। जी हां, अल्मोड़ा के SSG कैंपस में हैप्पीनेस लैब खुल गई है जो कि शिक्षकों से लेकर स्टूडेंट्स का तनाव कम करने में मददगार होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और तो और तनाव से कईयों की जान भी चली जाती है। अब इसी तनाव को कम करने के लिए अल्मोड़ा के SSJ यूनिवर्सिटी कैंपस में एक हैप्पीनेस लैब की शुरुआत हुई है जो लोगों को तनाव कम करने के टिप्स सिखाएगी, जिससे लोग तनाव मुक्त जीवन जी सके। जो भी हम प्रोफेशन करते हैं उस प्रोफेशन में कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है और सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आदमी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब इन सारे स्ट्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसके लिए हमने सोचा कि कम से कम विश्वविद्यालय स्तर से शुरुआत की जाए। हम एक ऐसी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करें जिस लेबोरेटरी में इस स्ट्रेस को हैंडल किया जा सके। इस हैप्पीनेस लैब में लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के साथ मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कलर पेंटिंग, मेडिटेशन के साथ काउंसलिंग भी कराई जाएगी। मानसिक स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की स्थिर नहीं रहती है, तो कई बार हम इतने दबाव में होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हमारी हैप्पीनेस लैब खुली है, उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि हम कुछ एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम करा करके मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए काम कर सकते हैं। अब देखना होगा कि तनाव से गुजर रहे इंसानों को
इस हैप्पीनेस लैब से कितना फायदा मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।